हेलो एवरीवन। दोस्तों, सोचो कि साल चल रहा है 1999। दुनिया परेशान है कि नया साल आने पर कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे। लोगों को लग रहा है कयामत आने वाली है। और यहाँ हैसोंग नाम के एक छोटे से शहर में अजीबोगरीब नमूने ये प्रूव करने में लगे हैं कि दुनिया खत्म हो या ना हो, इनका ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के नए साइंस फिक्शन कॉमेडी के ड्रामा द वंडरफुल्स। चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं ये सस्ती अवेंजर्स वाली कहानी। स्टोरी शुरू होती है हमारी मेन कैरेक्टर यून चेनी से। ये 27 इयर्स की है, अपनी दादी के साथ रहती है और जॉब के नाम पर अपनी दादी के रेस्टोरेंट में रोजाना प्याज छीलती है। अब एक सीन दिखाया जाता है जहाँ चेनी को पता चलता है कि इसे एक ऐसी बीमारी है जिससे ये जल्दी ही मरने वाली है। और उसकी बातों से ये भी पता चलता है कि पहले भी उसके कई ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। अब नॉर्मल लोग ऐसी न्यूज सुनकर रोते हैं, पर चेनी को तो पूरी दुनिया घूमनी है। लेकिन दादी है असली दुकान और पैसों की मालिक। उन्होंने क्लियर कट में चेनी को समझा दिया है कि वो उसे एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली, क्योंकि बेसिकली वो नहीं चाहती कि छेनी इस हालत में घूमती फिरे और किसी खतरे में पड़ जाए। अब इस गम में छेनी क्या करती है, डिप्रेशन में रोने के बजाय रास्ते चलते एक छोटे से बच्चे की आइसक्रीम छीन कर खा लेती है और अपना गम उस बच्चे के साथ बांट लेती है। इसी दौरान एंट्री होती है हमारे ली उन जोंग की। ये एक सीधा साधा सरकारी मुलाजिम है जो अब इस आइसक्रीम की चोरी का चश्मदीद गवाह बन चुका है। इसका कोलीग फौरन कहता है, भाई इस पागल लड़की से दूर रहो। अभी छेनी बच्चों से आइसक्रीम लूट ही रही होती है कि दूसरी तरफ कहानी में आता है एक साइंस फिक्शन ट्विस्ट। एक कचरा चुनने वाला बंदा किम बोंगपाल कचरे के ढेर में एक अजीब चमकदार केमिकल वाले कीचड़ में फंस जाता है। और भाई वो कीचड़ इतना डेंजरस होता है कि उस बंदे का कान ही पिघल जाता है। नोट कर लो दोस्तों, 1999 में अगर रास्ते में चमकता हुआ कीचड़ देखो तो वहाँ से पतली गली से निकल लेना। एनीवेज, कुछ दिनों बाद बोंगपाल का दोस्त सिटी हॉल आता है रिपोर्ट लिखवाने, पर सरकारी दफ्तर क्या वही पुराना निजाम, कल आना कहकर उसे भगा दिया जाता है। लेकिन अब एक तबाही एंट्री होती है सोंग क्योंग उन की। ये बंदा इस शहर का प्रोफेशनल शिकायती है। ये फिर से कंप्लेन करने आया है कि उस कचरे के ढेर से निकलने वाला केमिकल उनके फूलों के बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। और बदबू, उसकी बात तो वो करना ही नहीं चाहता। अब सरकारी स्टाफ इससे इतना पक चुके होते हैं कि वो इस मुसीबत को हमारे हीरो उनजोंग के हवाले कर देते हैं। उनजोंग हमेशा की तरह रूल बुक निकालता है और कहता है, सर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंगन गुस्से में धमकी देता है, पर उनजोंग बिल्कुल टेस्ट से मिस नहीं होता और उसे भगा देता है। ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा बाबा उनजोंग को बताता है कि इस शहर से लोग गायब हो रहे हैं और 20 साल पहले भी यहाँ ऐसी ही अजीब चीजें हुई थी। और ये वार्निंग देने के कुछ ही देर बाद एक अजीब रिलीजियस कल्ट वाले उन बाबा जी को किडनैप कर लेते हैं। इधर छेनी अब भी माउंट किलिमांजारो भागने के चक्कर में है। वो अपने पड़ोसी कांग रोबिन से पैसे मांगती है, पर वो बेचारा खुद कंगाल है क्योंकि उसके लैंडलॉर्ड ने छत ठीक नहीं करवाई थी और उसके सारे पैसे उसी छत को सही करवाने में लग गए हैं। छेनी कहती है, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, प्लान तो चलेगा। वो हार्डवेयर स्टोर जाती है सामान लेने और वहाँ फिर से टकरा जाती है उनजोंग से। अब यहाँ दोनों एक दूसरे की ट्रॉली को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई डिटेक्टिव हो, और क्यों ना देखें, दोनों की ट्रॉली में सामान ही ऐसा है, यानी कि टूल्स, रोप्स, जिससे इंसान को शक हो जाए। स्टोर के बाहर छेनी अपना भारी सूटकेस ले जाने के लिए वही बोंगपाल की चोरीशुदा ट्रॉली यूज करने की कोशिश करती है। उनजोंग को लगता है कि ये लड़की पक्का कोई सीरियल किलर है, क्योंकि शक तो उसे उसकी ट्रॉली देखकर ही हो गया था। वो आता है, सूटकेस छीनने की कोशिश करता है और इस चक्कर में सूटकेस फट जाता है, पर अंदर से कोई लाश नहीं मिलती, सिर्फ छेनी के कपड़े हवा में उड़ते हैं। ऐसी बेइज्जती होती है कि उनजोंग शर्मिंदगी में कपड़े समेटने लगता है और अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। छेनी भी पूरी होशियार है, कहती है नुकसान का पूरा हर्जाना लेगी। लेकिन छेनी का दिमाग तो अब भी चल रहा है। वो क्योंग उन और रोबिन, जो कि शहर के दो सबसे कंगाल लोग हैं, उन्हें बुलाती है और एक मास्टर प्लान देती है। एक काम करते हैं, तुम दोनों मुझे किडनैप करो, हम फेक वीडियो बनाएंगे और मेरी अमीर दादी से रैंसम का पैसा वसूल करेंगे। अब मुश्किल से ही सही वो सब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि छेनी उन्हें भी कुछ हिस्सा देने वाली है। लेकिन भाई कहानी में ट्विस्ट ना आए तो ड्रामा कैसे। वीडियो शूट चल ही रहा होता है कि कुर्सी पर बैठी हुई छेनी को अचानक रियल हार्ट अटैक आ जाता है
और वो सच में मर जाती है। अब नॉर्मल लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, पर ये दोनों नमूने इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं कि लाश को ठिकाने लगा देते हैं। जाहिर है ऐसा ही करना था, क्योंकि अगर वो लोग एम्बुलेंस को बुलाएंगे तो शक उन्हीं पे जाएगा। और कहाँ ले जाते हैं? वहीं कचरे के ढेर पर, जहाँ वो डेंजरस केमिकल वाला कीचड़ था। लेकिन किस्मत उनकी दुश्मन थी। जैसे ही वो व्हील बैरो में लाश लेकर जा रहे होते हैं, सामने से फिर उनजोंग आ जाता है। दोनों ही उनजोंग को देखकर घबरा जाते हैं। रोबिन, जो एक तरफ छेनी के लिए बहुत उदास है और डरा हुआ है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता, और दूसरी तरफ क्योंग उन, जो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने की अकेले ही कोशिश कर रहा है। अब उनके बीच छीना झपटी शुरू होती है और व्हील बैरो स्लिप हो जाती है और छेनी की लाश सीधा जाकर उस चमकदार कीचड़ के प्यूडल में गिर जाती है। क्योंग उन और रोबिन लाश छुपाने के चक्कर में खुद भी उस गंदे कीचड़ में गिर जाते हैं, जबकि उनजोंग बिल्कुल साफ दूर खड़ा था। अब उन लोगों की बहस शुरू हो जाती है और बहस के दौरान ही जब वो लोग पीछे देखते हैं तो बूम, छेनी की लाश गायब होती है। पुलिस आती है। उनजोंग चिल्लाता है ये दोनों ही हैं जो लाश ठिकाने लगा रहे थे। पुलिस वाले उनजोंग को ऐसे देखते हैं जैसे वो पागल हो और कहते हैं कि तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। छेनी जिंदा खड़ी होती है और हमें अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि सीधे साधे सरकारी ऑफिसर यानी कि उनजोंग कोई आम बंदा नहीं है। उसके पास टेलेकाइनेटिक सुपर पावर्स हैं। जब स्टोर के बाहर उन दोनों की छीन झपट हो रही थी तो सूटकेस से कुछ टूल्स निकलकर छेनी पर गिरने वाले थे, लेकिन उनजोंग अपनी पावर यूज करके उन्हें हवा में ही रोक देता है ताकि छेनी को चोट ना लगे। उनजोंग अभी तक शॉक में है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से छेनी को मरे हुए देखा था, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल जिंदा और सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। इसी बीच एम्बुलेंस और पैरामेडिक्स वहां पहुंच जाते हैं। छेनी को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है, लेकिन मैडम की प्रायोरिटीज कुछ और हैं। मरने से वापस आने के बाद भी सबसे पहले वो रॉबिन और क्योंगन को कहती है कि पुलिस को फेक किडनैपिंग वाली कहानी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना तो उसकी दादी उन लोगों को कच्चा चबा जाएंगी। दूसरी तरफ दादी इतनी परेशान होती हैं तो वो बार बार उसको कॉल करती रहती हैं। कॉल पिक ना करने पर अपने एक आदमी जुनमोन, जो कि एक्स-कॉप है, उसे कॉल करती हैं और उसकी लोकेशन ट्रेस करवाती हैं। और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि थोड़ी ही देर पहले उसकी लोकेशन जेजू आइलैंड की थी और थोड़ी ही देर बाद लोकेशन वापस हैसोंग शो कर रहा है। दादी को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो फौरन छेनी के रूम में जाकर चेक करती हैं और वहाँ उसे एक लेटर मिलता है, छेनी के नाम से लिखा हुआ होता है। उधर पुलिस स्टेशन में उनजोंग पूरे केस के बारे में सोच रहा होता है। उसे फील होता है कि रॉबिन और क्योंग उन सच नहीं बोल रहे, क्योंकि उसने खुद छेनी को एक प्लास्टिक बैग में एक लाश के तौर पर देखा था। दोनों की कहानी में काफी ज्यादा होल्स हैं, लेकिन अब जबकि वो सबके सामने सही सलामत आ चुकी है तो उसकी बताई हुई बात पर कौन ही यकीन करेगा। इसी वजह से वो उनके खिलाफ FIR फाइल करने से इनकार कर देता है। हॉस्पिटल में रॉबिन और क्योंग उन छेनी से मिलने आते हैं। तीनों मिलकर उस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ छेनी टेक्निकली मर भी गई थी और फिर जिंदा होकर आ गई। और इन सब बातों का कंक्लूजन वो लोग ये निकालते हैं कि शायद छेनी पूरी तरीके से नहीं मरी थी, उसकी कहीं ना कहीं हल्की सी हार्ट बीट चल रही थी, थोड़ी देर के लिए कोमा में चली गई थी, यानी आफ्टर लाइफ में, जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें विटनेस कर रही थी। छेनी दोनों को स्ट्रिक्टली वार्निंग देती है कि फेक किडनैपिंग वाली बात जियोनबोक के सामने बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर दादी को सच पता चल गया तो शायद सुपर पावर से पहले उनकी क्लास लग जाएगी। तभी एक ट्विस्ट आ जाता है। दादी रूम के बाहर खड़ी सब कुछ सुन लेती हैं। जब छेनी को पता चलता है कि दादी ने ये शायद सब सुन लिया है तो वो फौरन हॉस्पिटल के क्लोजेट के अंदर छुप जाती है, लेकिन क्लोजेट में घुसने के बाद जो होता है वो और भी अजीब है। अचानक छेनी कबर्ड से गायब होकर एक पुराने पीरियड के ड्रामे के फिल्मिंग सेट पर पहुंच जाती है और ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। बेचारी खुद भी नहीं समझ पाती कि ये क्या हो रहा है। अभी हॉस्पिटल में थी और अब हिस्टोरिकल ड्रामे की एक्स्ट्रा बन गई है। इसी दौरान जियोनबोक क्लोजेट खोल कर देखती है तो अंदर कोई नहीं होता। वो पूरा रूम चेक करती है, लेकिन छेनी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर जैसे ही सस्पेंस अपने पीक पर पहुंचता है, छेनी अचानक से वापस क्लोजेट के अंदर अपीयर हो जाती है। छेनी खुद पूरी तरह पैनिक कर रही होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो रोने लग जाती है, जिसे देखकर दादी का गुस्सा उतर जाता है और वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करती हैं और उसे काम करवाती हैं। इसी वक्त स्टोरी एक और डार्क साइड की तरफ शिफ्ट होती है।
वो ओल्ड आदमी जो रिलीजियस कल्ट ने किडनैप किया था अजीब हेलोसिनेशन देखना शुरू कर देता है। उसके यादों के दरवाजे खुलने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो पहले एक रिसर्च सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था, लेकिन ये कोई नॉर्मल रिसर्च सेंटर नहीं था। वहाँ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। वो ओल्ड मैन को याद आता है कि एक दिन रिसर्च सेंटर में आग लग गई थी। उस आग के दौरान उसने एक छोटे लड़के को बचाया था जिसका पेशेंट नंबर था 3972। वो कहता है कि अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और हेसोंग वापस आ गया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कई ऑर्फन बच्चों को हावोंदो लैब लाया जाता है जहां वंडर किड प्रोजेक्ट चल रहा होता है। साइंटिस्ट इन बच्चों को एक स्पेशल केमिकल इंजेक्ट करते हैं और इसी केमिकल की वजह से उन बच्चों के अंदर सुपर पावर्स डेवलप होने लगती हैं। यानी कि जो चीजें अब तक हमें इम्पॉसिबल लग रही थी उनके पीछे साइंस एक्सपेरिमेंट्स का हाथ था। प्रेजेंट डे में उनजोंग एक डरावने नाइटमेयर से उठता है जिसकी वजह से वो इतना पैनिक हो रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। उसके रूम का हर सामान हवा में उड़ रहा था। जैसे ही उस ड्रीम से उसकी आंख खुलती है वो सब नीचे गिर जाता है, जिसका शोर सुन के नेबर्स शिकायत लेकर वहाँ आ जाते हैं। उनकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ आज नहीं रोजाना का चक्कर है, यानी कि रोजाना ही उनजोंग ऐसे ख्वाब देखता है जिसकी वजह से चीजें रोजाना हवा से नीचे गिर जाती हैं। अब पता चलता है कि ये नाइटमेयर उसके बचपन से छुड़ा हुआ है और फिर फाइनली एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। पेशेंट नंबर 3972 और कोई नहीं बल्कि खुद उनजोंग है। अब उनजोंग के दिमाग में सवालों का तूफान आ जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर वो वंडर किड प्रोजेक्ट का हिस्सा था तो क्या छेनी भी उन्हें एक्सपेरिमेंटेड बच्चों में से एक थी। अब हॉस्पिटल में दादी एक और शॉकिंग चीज नोटिस करती हैं। उसे याद आता है कि छेनी के पाँव में ब्लड क्लॉट्स थे, लेकिन अब वो ब्लड क्लॉट्स पूरी तरह गायब हो चुके हैं। ये देखकर दादी फौरन डॉक्टर से रिपोर्ट्स दोबारा चेक करने को कहती हैं। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स वेरीफाई करते हैं और फिर जो रिजल्ट्स आता है उसने सबको शॉक कर दिया। छेनी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है। अब उसे कोई बीमारी नहीं और ना ही वो मरने वाली है। ये बात दादी को खुश करने के साथ साथ बहुत ज्यादा शॉक भी कर देती है। ना सिर्फ वो मौत से वापस आई थी बल्कि उसकी पुरानी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो चुकी थी। इस सब के बाद दादी घर वापस आती हैं और फौरन एक इंसान को फोन करती हैं जिसका नाम है चुई युनचुन। वो उसे छेनी की अचानक रिकवरी के बारे में बताती हैं। बातों बातों में पता चलता है कि चुई युनचुन कोई आम आदमी नहीं बल्कि हावोंदो लैब का फॉर्मर डायरेक्टर है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि अब वही लैब रिलीजियस कल्ट की शक्ल में ऑपरेट कर रही है। उस रात रोबिन और क्योंगोन के दरमियान किसी बात पर बहस हो जाती है। पहले तो दोनों नॉर्मल तरह झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर रोबिन का गुस्सा लेवल 100 पर पहुंच जाता है। गुस्से में वो एक चीज उठाकर दीवार की तरफ फेंकता है, लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें फट जाती हैं क्योंकि दीवार में सीधा सुराख हो गया था। रोबिन खुद भी शौक में था। उधर क्योंगोन भी अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है जब उसके साथ अजीब चीजें होती हैं। अचानक वो रेफ्रिजरेटर के साथ चिपक जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कपड़े अटक गए हैं, लेकिन अब वो पूरी ताकत लगाकर भी अलग नहीं हो पाता तो उसके होश उड़ जाते हैं। इतना शौक में आ जाता है कि अजीब हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से उसे अपनी बीवी और बेटी की अजीब नजरों का सामना करना पड़ता है। अगले दिन दादी हॉस्पिटल में छेनी को भी ये खुशखबरी सुनाती हैं कि छेनी अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी है और उसकी सारी की सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स गायब हो चुकी हैं। दादी उसे कहती हैं कि अब वो दुनिया घूम सकती है, अपनी जिंदगी एंजॉय कर सकती है। लेकिन फिर दादी मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो कहती हैं कि पासपोर्ट लेने से पहले छेनी को मेरिट पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे और मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे उसे अच्छे काम करने के बाद। इसी दौरान डायरेक्टर छुई का फोन आता है और दादी रूम से बाहर निकल कर कॉल अटेंड करने लगती हैं। उधर छेनी और रोबिन दोनों अपनी नई पावर्स को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक को टेलीपोर्टेशन हो रही है और दूसरे को हल्क वाली स्ट्रेंथ मिल गई है। दोनों की लाइफ ऑफिशियली नॉर्मल कैटेगरी से बाहर निकल चुकी थी। तभी उनजोंग हॉस्पिटल में पहुंचता है। वो सीधा छेनी से पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में सवाल करता है। फिर वो एक और अजीब नाम लेता है, वंडरकिंडर। वो पूछता है कि क्या तुम लोग इस नाम के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन छेनी और रोबिन जो पहले से ही काफी ज्यादा डरे हुए थे उसके सवालों से तंग आ जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। बेचारा डिटेक्टिव फिर से रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद छेनी और रोबिन को याद आता है कि उनका कैमकॉर्डर जिसमें उसकी किडनैपिंग की फेक वीडियो और छेनी का सूटकेस तो अभी तक ग्रीन हाउस में रह गया है। दोनों अब घबरा जाते हैं। छेनी फौरन ग्रीन हाउस की तरफ भागती है ताकि सामान वापस ला सके। उसे नहीं पता होता कि उनजोंग छुपके से उसका पीछा कर रहा है। अब उनजोंग के दिमाग में एक डेंजरस थ्योरी चल रही होती है। उसे लगता है कि शायद छेनी इमॉर्टल है, यानी
कभी मर नहीं सकती। और इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जनाब ने दुनिया का सबसे पागल आइडिया चूज कर लिया। वो डिसाइड करता है कि छेनी को मारकर चेक करेगा। जब छेनी उसे अपने पीछे आता देखती है तो फौरन भागना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद दोनों ग्रीन हाउस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक कचरा उठाने वाला आदमी कैमकॉर्डर को चेक कर रहा होता है। उनजियोंग उस कैमकॉर्डर की रिकॉर्डिंग देखता है। वीडियो में वो अपनी आंखों से छेनी को मरते हुए देखता है। अब उसका शक और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो फौरन स्क्रैप कलेक्टर से कैमकॉर्डर खरीद लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है। इसी वक्त क्योंगुन भी ग्रीन हाउस में डिवाइस ढूंढते हुए आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उनजियोंग अपनी पावर यूज करता है, एक जबरदस्त फोर्स निकालता है और पूरा का पूरा ग्रीन हाउस हिलने लगता है। शीशे टूटने लगते हैं, स्ट्रक्चर गिरना शुरू हो जाता है और छेनी उसके अंदर फंसी हुई होती है। जैसे ही ग्रीन हाउस उस पर गिरने वाला होता है, अचानक छेनी गायब हो जाती है, बिल्कुल हवा में। और अगले ही पल वो चाइना के करीब एक बोट पर अपीयर हो जाती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ है। उधर क्योंकन की प्रॉब्लम्स भी खत्म नहीं हुई थी। वो कार चला रहा होता है जब उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील के साथ चिपक जाते हैं। वो स्टीयरिंग छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। तभी उसकी वाइफ का फोन आता है। पैनिक के मारे वो फोन उठाता है और फोन भी उसके दूसरे हाथ के साथ चिपक जाता है। अब एक हाथ स्टीयरिंग के साथ चिपका हुआ था और दूसरा फोन के साथ। बेचारा इंसान खुद मैग्नेट बन चुका है। गुस्से में आकर वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है और जैसे ही वो इमोशनल आउटबर्स्ट करता है, स्टीयरिंग और फोन दोनों उससे अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ रिलीजियस कल्ट का मेंबर किम पाल हो भी ग्रीन हाउस के दूर खड़ा ये सब इंसिडेंट देख लेता है। जब वो उनजियोंग की पावर्स देखता है तो फौरन उसे पहचान लेता है। ये वही पेशेंट नंबर 3972 है, वही बच्चा जो हावोंदो लैब के एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा रहा था। इसी दौरान जुनमू जीपीएस ट्रैक कर रहा होता है। अचानक छेनी की लोकेशन चाइना में शो होने लगती है। जुनमू हैरान हो जाता है। अब उसके दिमाग में भी एक ही सवाल था, क्या छेनी टेलीपोर्ट कर सकती है? उधर चाइना के करीब उस बोट पर छेनी अभी तक कंफ्यूज खड़ी होती है, लेकिन फिर उसकी मुसीबत और बढ़ जाती है। कुछ लोग उस पर गन तान देते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाने वाले होते हैं। इसी डेंजरस मोमेंट पर सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर हावोंदो डायरेक्टर छुई से मिलने आते हैं। दोनों का पुराना कनेक्शन होता है क्योंकि डायरेक्टर छुई कभी उसका एम्प्लॉय रह चुका होता है, लेकिन ये मुलाकात दोस्ती वाली नहीं थी। कुछ ही देर बाद डॉक्टर हावोंदो डायरेक्टर छुई को मार देता है।